हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कैलाश इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल साइंसेस में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस बार का जो दिसंबर 2025 का केमिकल साइंस का पेपर हुआ था उसके मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस और उसके सॉल्यूशंस। देखिए, जितना डेटा मेरे पास मिल पाया है, जितने क्वेश्चंस मेरे पास आ पाए हैं, उन सारों को आज हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली मैंने इसको कैटेगराइज किया है ऑर्गेनिक, फिजिकल और इनऑर्गेनिक में। तो आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ऑर्गेनिक के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है। तो सबसे पहले देखिए क्या है कि अगर मैं आपको एनालिसिस करके बताऊं कि भाई पेपर कैसा था, तो देखिए इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है ना, पेपर कैसा था। मेरे हिसाब से जहां तक मेरे को फीडबैक मिला है और जहां तक मैंने क्वेश्चंस देखे हैं और एनालाइज किए हैं, मेरे हिसाब से जो पेपर था ये आपका इजी टू मॉडरेट कंडीशन कैटेगरी में आएगा। मतलब मॉडरेट से भी थोड़ा सा ऑन द लोअर साइड ही है, ईजियर साइड ही कह सकते हो। हालांकि बहुत ज़्यादा ईजी तो नहीं था, पर हाँ। तो कट ऑफ जो है मेरे हिसाब से जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो मे बी 55%, डेट इज 110 से 115 मार्क्स के बीच में हो सकता है। 55 से 57, 58 मैक्स टू मैक्स इतना जाएगा। मतलब 55, 58 तो मैक्स है, 55 तो जाएगा ही, है ना। 55 से कम के होने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम है। ठीक है। तो ये चीज़ हो सकता है क्योंकि हमारा पेपर जो था, मैंने इसलिए कहा है कि रिलेटिवली थोड़ा सा ईजियर साइड पे था, ईजियर टू मॉडरेट कह सकते हैं। तो डेट इज ऑल अबाउट द एक्सपेक्टेड कट ऑफ। चलिए, तो आइए आज हम डिस्कस करेंगे हमारे ऑर्गेनिक के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस। और मैं कोशिश करूंगा, है ना। अब क्योंकि आप नए हो तो मैं ये, और आप क्योंकि इस पेपर ये वीडियो देख रहे हो, तो मैं आप एज्यूम करूंगा कि आपको बेसिक नॉलेज जो होगी आपको होगी अंडरस्टैंडिंग। तो मैं यहाँ बहुत ज़्यादा डिटेल में, है ना, मतलब कहना चाहिए कि बिल्कुल बेसिक से नहीं लेके जाऊँगा। क्योंकि अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियो देखे हों, जो भी मैंने जून 2025 के एक सीरीज स्टार्ट की थी, तो हमें मैंने हर क्वेश्चन बहुत डिटेल में समझाया था, जस्ट लाइक ये ना आप एक क्लास में पढ़ रहे हो। ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है तो हम ये मान के चलेंगे कि हमें आता है, मतलब बेसिक नॉलेज हमें है। बस ये आया कहाँ से है, इसको अप्रोच कैसे करना है, मेरा पूरा फोकस उस पर रहेगा। ठीक है। चलिए आइए, तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन। तो देखिए ये था हमारा पहला सवाल। ये एक पेरीसाइक्लिक रिएक्शन। देखिए, तो मैं आपको ना बिल्कुल कैटेगराइज करके चल सकता हूँ, बताते जाऊँगा कि किस टाइप, मतलब किस कैटेगरी का क्वेश्चन है और किस टाइप का है। तो ये जो सवाल है आपको क्लियरली समझ में आ रहा है ये किस टॉपिक से आया है हमारा, पेरीसाइक्लिक। ठीक है। तो ये पेरीसाइक्लिक रिएक्शन से आया है। अच्छा, स्पेसिफिक ये जो रिएक्शन दी गई है, दिस इज कॉल्ड एज कोप रीअरेंजमेंट, है ना। ये कोप रीअरेंजमेंट का सवाल है। बेसिकली होता क्या है, मैं यहीं पर आपको बता दूं। आप देख, क्योंकि अब आपको यहाँ पे दिया हुआ है ना, तो ये देखिए ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा और ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा। तो ये जो एक 6+3 की मेंबर की रिंग है ओपन अप हो जाएगी 7 मेंबर रिंग में। ठीक है। और ये प्रोसेस रिवर्सिबल भी होता है ना। पेरिसाइक्लिक रिएक्शन से हीट या लाइट के प्रेजेंस में जनरली ये कराया जाता है। तो इसका उन्होंने पूछा था विच विल बी द मोर अप्रोप्रिएट एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। तो अब देखिए बेटा, इसको अप्रोच कैसे करना है, सवाल को कैसे आप अप्रोच करोगे। सबसे पहले आपको ये नॉलेज होना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि जो पेरिसाइक्लिक रिएक्शन होती हैं दे आर कंसर्टेड रिएक्शन। कंसर्टेड रिएक्शन का मतलब होता है जिसमें कोई भी इंटरमीडिएट नहीं बनता, केवल क्या रहती है हमारी एक ट्रांजिशन स्टेट होती है, कोई भी इंटरमीडिएट नहीं बनता। सिमिलरली जस्ट लाइक योर SN2 रिएक्शन। तो ये नो इंटरमीडिएट फॉर्म्ड रिएक्शन है। सिंपल आप हीट करो ना, लाइट के प्रेजेंस में लो, बॉन्ड्स का रीअरेंजमेंट होता है, बॉन्ड की शिफ्टिंग होती है और हमको रिएक्टेंट से फाइनल प्रोडक्ट मिलता है। किसी भी प्रकार का इंटरमीडिएट इसमें नहीं बनता। तो आप अगर ऑप्शन को देखोगे तो पहला ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन तो आप क्लियरली क्या कर सकते हो, अलग ही कर सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है कि रिएक्टेंट पहले एक हाई एनर्जी एक्टिवेशन बैरियर से पास हुआ और क्या बनाया, एक इंटरमीडिएट बनाया। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये चीज़ इंटरमीडिएट को रिप्रेजेंट करती है। तो इंटरमीडिएट बना और फिर ये थोड़ी सी एनर्जी लेके वापस किस में कन्वर्ट हुआ, प्रोडक्ट में। तो 1 और 3 तो हो नहीं सकते क्योंकि इंटरमीडिएट बन नहीं सकता। 2 और 4 में कैसे डिसाइड करेंगे, तो 2 और 4 में आपको पता है कि एक 6+3 की ये वाली जो रिंग है ये स्ट्रेन्ड रिंग है ना। स्ट्रेन्ड रिंग होगा तो ये अनस्टेबल होगा, और ऐसा करके ये जिसमें जा रहा है तो इसमें कोई स्ट्रेन नहीं है, 7 मेंबर की रिंग है। तो ये जो होगा वाला प्रोडक्ट क्या होगा हमारा, स्टेबल। स्टेबल प्रोडक्ट जो बनता है उसकी एनर्जी क्या होती है, लोअर एनर्जी होती है। तो केवल एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है किसमें, जो रिएक्टेंट की एनर्जी है वो हाई है बिकॉज ऑफ द स्ट्रेन इन द मॉलिक्यूल। ये क्या करेगा, एनर्जी लेगा, एक्टिवेशन एनर्जी लेगा और ये फाइनली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट में। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा।
तो मेरे हिसाब से अगर आप इसको मार्किंग देने का मतलब कैटेगराइज करोगे इजी, मॉडरेट और टफ में, तो ये क्वेश्चन मैं कहूँगा कि ये क्वेश्चन कैसा है आपका, इजी सेक्शन में आएगा। दिस इज योर इजी 2 मार्क्स क्वेश्चन आया था शायद, आई थिंक, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। देखिए इसमें अब एग्जैक्टली मेरे पास पूरा एग्जैक्ट डेटा नहीं है, पर जो भी मेमोरी बेस्ड में क्वेश्चंस में बच्चों ने मुझे फीडबैक दिया था या जो उन्होंने पोस्ट किया था उसी के बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ। ये कुछ ऐसा था कि इसमें, है ना, 2 चीज़ें पूछी गई थी कि एक इंटरमीडिएट क्या बनेगा, है ना, एक सवाल कुछ ऐसा पूछा गया था, और दूसरा मोड ऑफ एलिमिनेशन क्या होगा। कुछ इस 2 टाइप की चीज़ें हमें पूछी थी, है ना। डिस्टेंस इंटरमीडिएट क्या बनेगा, सिस बनेगा कि ट्रांस बनेगा, और एलिमिनेशन क्या होगा, सिन होगा कि एंटी होगा, कुछ इस टाइप से पूछा गया था। अब आप देखोगे ये, तो ये रिएक्शन मैकेनिज्म का सवाल है क्लियरली। ठीक है, लेवल की बात करें तो पहले मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूँ, आप खुद ही देख लेना लेवल कैसा है। देखिए PPH2Li, पी एक सेकेंड, थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ मैं इसको। PPH2Li, अब देखिए लिथियम तो होता है, आपको पता है, मेटल, मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, इसको तो मतलब ही नहीं होता इसके साथ जुड़ा कौन है। ये तो धर देगा इलेक्ट्रॉन किसके ऊपर, इसके ऊपर, और ये आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। आप खुद सोचो, फास्फोरस के ऊपर नेगेटिव चार्ज इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, तो ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, यहाँ से अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा। और न्यूक्लियोफाइल का अटैक और लिविंग ग्रुप का निकलना अगर सिंगल स्टेप में होता है तो ये हमारी कौन सी मैकेनिज्म होगी, SN2। और SN2 मैकेनिज्म में क्या होता है आपको पता ही है, इनवर्जन, इन्वर्जन होता है। तो होगा क्या, यहाँ से सबसे पहले अगर आप देखोगे तो ये जो 8 मेंबर की रिंग है ना, कुछ ऐसा बनेगा। तो ये वाले बॉन्ड पे अटैक हुआ था तो यहाँ इन्वर्जन होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, PPH2 जुड़ जाएगा, और यहाँ पे क्या रहेगा, O-। तो आप देख सकते हो जो इंटरमीडिएट बना वो हमारा कैसा बना, एक वेज पर और एक डैश पे है, क्या बना हमारा, ट्रांस इंटरमीडिएट बना। ठीक है, अब इसके बाद क्या पूछा था, मोड ऑफ एलिमिनेशन। तो देखिए एलिमिनेशन क्या होगा यहाँ पे कि ये जो O- है, जब फॉस्फोरस ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया तो उस पर चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव। अब नेक्स्ट है बेटा मोड ऑफ एलिमिनेशन। अब एलिमिनेशन कैसा होगा, तो देखिए एक बॉन्ड अगर ऊपर है और एक बॉन्ड नीचे है, अब आपको पता है ऑक्सीजन की जो एफिनिटी होती है वो फास्फोरस के प्रति बहुत ज़्यादा होती है, तो ये क्या बनाएगा, एक, है ना, ट्रांजिशन स्टेट बनाएगा, जो कि क्या रहेगी, 4 मेंबर की, जिसे ऑक्सा फॉस्फेटेन रिंग भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो इंटरमीडिएट बनेगा वो ऑक्सा फॉस्फेटेन रिंग बनेगी, जो कि एक 8+4 मेंबर की रिंग होगी। बट जो बनने का तरीका है ना बेटा वो क्या होगा, ट्रांस होगा। ट्रांस कैसे होगा, देखिए अब देखिए इसमें क्या है कि इसमें एक बॉन्ड ऊपर है और एक बॉन्ड नीचे है, तो ये अगर मैं इसको एज इट इज बना के, है ना, एलिमिनेट करा दूँ तो आपको लगेगा कि यहाँ पे जो डबल बॉन्ड बनेगा उसका कॉन्फ़िगरेशन सिस आएगा, बट ये ऐसा नहीं है, ये बॉन्ड एक ऊपर और एक नीचे है। मतलब कॉन्फ़िगरेशन कैसा है आपका, ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन है। तो ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन में अब इन दोनों को आपस में जुड़ना है, तो ऑब्वियसली ये जो दोनों होने चाहिए वो सेम प्लेन में होने चाहिए, सेम साइड होने चाहिए। तो इसको बेस्ट तरीका क्या है ड्रॉ करने का, बेस्ट तरीका ये है कि मैं क्या करूँ, इसको पहले एक काम करता हूँ, O-, है ना, PPH2 प्लस, दोनों को सेम साइड रख दिया। अब 2 कार्बन तो ये हो गए, अब बाकी बचे 6 कार्बन को मुझे अरेंज करना है। तो एक, मतलब 2 तो ये हो गए, 3, एक ऊपर और एक नीचे, 4, 5, 6, 7, 8, कुछ ऐसा होगा। क्योंकि मुझे क्या करना है, एक बॉन्ड ऊपर की तरफ दिखाना है, थोड़ा सा अभी भी क्लैरिटी इतने अच्छे से यहाँ पे नहीं आई है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको कोशिश करता हूँ ड्रॉ करने की, क्योंकि अब मैं मैनुअली कर रहा हूँ तो इसमें थोड़ा सा होगा। देखिए ये बॉन्ड नीचे की तरफ है, तो ये बॉन्ड कहाँ होगा, ऊपर की तरफ कुछ ऐसा होगा, PPH2 पॉजिटिव, और ये बॉन्ड ऊपर की तरफ है तो ये बॉन्ड कहाँ होगा, नीचे की तरफ, O-। और ये आपस में क्या बना लेंगे, 4 मेंबर की रिंग, ऑक्सा फॉस्फेटेन रिंग। तो ये दोनों क्या होगा, फिर एलिमिनेट हो जाएंगे, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, और आपको जो इसमें एल्कीन मिलेगी वो कैसी मिलेगी, ट्रांस एल्कीन। तो सबसे पहले तो इंटरमीडिएट जो बना वो हमारा क्या बना, ट्रांस, और दूसरा जो हमारा एलिमिनेशन का मोड है कैसा है, सिन एलिमिनेशन। ठीक है, और ध्यान रखना कभी भी ऑक्सा फॉस्फेटेन रिंग हो, एन ऑक्साइड हो, है ना, सल्फ ऑक्साइड हो, सेलेन ऑक्साइड हो, इनका एलिमिनेशन हमेशा क्या रहता है, सिन ही रहता है। तो इसमें का आंसर क्या हो जाएगा, तो जो इंटरमीडिएट है वो ट्रांस
और मोड ऑफ एलिमिनेशन क्या होगा हमारा, सेल। तो डेट विल बी योर करेक्ट ऑप्शन, जो ऑप्शन हो उसमें से हम इसको सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब देखिए ये मैंने ना है ना, इसलिए स्पेसिफिकली ये रेफरेंस लिया है, ये क्लास में ही कराया हुआ क्वेश्चन है जो मैंने बच्चों को कराया था। देखिए एज इट इज छपा छपाया क्वेश्चन आप देखिए आ गया। क्यों, ये स्टैंडर्ड क्लेडन की बुक से दिया गया सवाल है ना, पेरीसाइक्लिक रिएक्शन का ही है। और ये अगर हम बात करें स्पेसिफिक, एक इन रिएक्शन का क्वेश्चन है ना, ये आप देख सकते हो। तो पूरा ये जो है ये आर सिट्रोनेलाल, ये एक नेचुरल प्रोडक्ट है। उसकी रिएक्शन जब हम ZnBr2 के साथ कराते हैं तो बेसिकली ZnBr2 क्या करता है, इसके साथ कोऑर्डिनेट कर लेगा और एक 6 मेंबर की साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। ठीक है, क्यों, अब देखिए यहाँ से एक H है, ये H यहाँ जाएगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, तो 6 मेंबर की रिंग बनेगी, है ना। और यहाँ भी देखोगे तो एक हाइड्रोजन, एक बॉन्ड 2 3 4 5 और 6, और ये भी धीरे धीरे क्या करेगा, कोऑर्डिनेट करेगा। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन के साथ ये भी क्या बना लेगी, 6 मेंबर की साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बना लेगी, जहाँ पे यहाँ पे ऑक्सीजन होगा, ये ZnBr2 के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा। क्योंकि एक लुईस एसिड है तो क्लियरली मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारा, ट्रांस बनेगा। ट्रांस बनेगा मतलब आपको क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे जो ग्रुपिंग होगी, ये वाला बॉन्ड नीचे की तरफ आएगा आइसोप्रोपिल ग्रुप, और यहाँ पे जो है OH वो कहाँ जाएगा, वेज पे जाएगा। अब ये स्टीरियोकेमिस्ट्री क्यों है ना, आप इसकी साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट को क्लियरली यहाँ से देख सकते हो। ये जो ग्रुप मैंने बनाया है यहाँ पे, ये ग्रुप का है बॉन्ड इस पे इक्वेटोरियल पोजीशन पे, नीचे की तरफ ये वाला बॉन्ड, अरे ये हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, है ना। इसके साथ ये बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड, फिर ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड, और इसके साथ ये जो जुड़ा है। अब ऑफिस इसके साथ एक मिथाइल होगा, क्लैरिटी के लिए नहीं बता रहा, पर मैं आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री बता रहा हूँ कि ये वाला बॉन्ड डाउन है, ठीक है, क्योंकि इक्वेटोरियल है। और यहाँ पे OH को क्या रखना पड़ेगा मेरे को, ऊपर। क्यों, ये जो ट्रांजिशन स्टेट दिख रही है इस कार्बन पे और इस कार्बन पे, तो इस कार्बन पे नीचे वाली पोजीशन कैसी है, इक्वेटोरियल, और इस कार्बन पे ऊपर वाली पोजीशन इक्वेटोरियल है। तो मोस्ट स्टेबल जो चेयर फॉर्म बनेगा उसमें जब सब्स्टिट्यूएंट दोनों इक्वेटोरियल पोजीशन पे हों तो वो हमारी ज़्यादा स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। और इक्वेटोरियल पोजीशन पे देखोगे तो ये वाला ग्रुप जो इसके साथ जुड़ा है आइसोप्रोपिल ग्रुप, वो कहाँ आएगा, डाउन द प्लेन, और ये कहाँ आएगा, अप द प्लेन। तो एक डैश पे बनेगा और एक वेज पे बनेगा। तो ये तो आपको क्लेडेंस से सीधे सीधे है ना, हर बार हर सेशन में ये पेट क्वेश्चन है, मैं कराता ही हूँ, और उससे देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया। तो अगर आपने इसको किया होगा तो ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए। तो क्योंकि ये क्वेश्चंस है ना स्टैंडर्ड क्वेश्चंस है, तो इसका लेवल मैं जो मार्किंग दूंगा वो मैं क्या मार्किंग दूंगा, इट्स एन ईजी क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब इसमें सवाल कुछ ऐसा था, जहाँ तक मुझे ध्यान है कि इन्होंने ये पूछा था कि इसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा था। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसका ज़्यादा होगा विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ फिनॉल, कुछ ऐसा सवाल था इसमें, हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ फिनॉल, कुछ ऐसा सवाल था इसमें। अब आप देखो फिनॉल के साथ जब जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा तो फिनॉल क्या होता है, फिनॉल ये है आपका, है ना, OH। अब ये जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा तो देखिए पहले वाले का अगर मैं लूँ, यहाँ पे ग्रुप थे बेटा, फिनाइल में लिखना भूल गया हूँ, है ना, यहाँ पे फिनाइल ग्रुप होंगे, मिथाइल्स नहीं थे, फिनाइल थे। ठीक है, आई हैव जस्ट फॉरगॉट टू मेंशन दिस। तो अब आप देखोगे कि जैसे ये O, ठीक है, इसके साथ ग्रुप लगे हुए, तो ये H जो है इसके साथ क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। अब जब ये हाइड्रोजन बॉन्ड इसके साथ बनाएगा तो ये वाला बॉन्ड जो होगा वो, ये वाला बॉन्ड जो होगा वो क्या बनेगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। तो ऑब्वियसली ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, वीक, क्योंकि अब ऑक्सीजन की बॉन्डिंग इसके साथ स्ट्रॉन्ग होगी। और मोर ओवर 6 मेंबर की रिंग में डबल बॉन्ड अगर 3 मेंबर की रिंग में अगर डबल बॉन्ड लगा दें तो ये रिंग क्या हो जाती है, हाईली स्ट्रेंड हो जाती है। तो ये क्या करेगा, ये अपना पाई बॉन्ड शिफ्ट करेगा ऑक्सीजन की तरफ, और इस वजह से इस ऑक्सीजन पर आएगा नेगेटिव, इस पर आएगा पॉजिटिव। और ये जो है फिनॉल के हाइड्रोजन के साथ आसानी से क्या कर सकता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये इस स्टेट में रहना ज़्यादा पसंद करेगा। क्यों, क्योंकि अब अगर आप देखोगे ध्यान से, ये वाला जो सिस्टम है हमारा,
साइक्लोप्रोपिनाइल कैटायन है, ठीक है। और ये सिस्टम क्या होगा हमारा, 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम की वजह से ये हो जाएगा एरोमेटिक। और आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी सिस्टम में अगर किसी भी वजह से स्टेबिलिटी एरोमेटिसिटी से बढ़ती है तो ऐसा सिस्टम हाईली क्या होता है, स्टेबल। तो ये क्या करेगा, पूरा का पूरा ऑलमोस्ट 100% कहा जाने की कोशिश करेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, सबसे हाई होगा। वही चीज़ अगर हम 5 मेंबर के रिंग के साथ सोचें, तो अगर इसने अपना पाई बॉन्ड शिफ्ट किया तो यहाँ बनेगा पॉजिटिव चार्ज। ये कितने मेंबर की रिंग बन जाएगी, 5 मेंबर की रिंग। 5 मेंबर की रिंग में आप देखोगे 2 और 2 4, तो ये कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। और ये क्या हो जाएगा इन दैट केस, एंटी एरोमेटिक। क्या कोई भी सिस्टम एंटी एरोमेटिक होना चाहेगा, नहीं। तो इसका इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होगा, टुवर्ड लेफ्ट साइड, ये फॉरवर्ड जाएगा ही नहीं। तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, सबसे मिनिमम होगा। व्हाट अबाउट दिस, तो अगर ये वाला पाई बॉन्ड शिफ्ट किया तो पाई बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज बनेगा यहाँ पे। कितने मेंबर की रिंग बनेगी यहाँ पे, आप देख सकते हो 7 मेंबर की रिंग। इस टाइप के कैटायन को एक नाम भी देते हैं हम, जिसे हम कहते हैं ट्रोपाइलियम कैटायन। तो 2 4 और 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ये भी क्या है, एरोमेटिक। तो सिस्टम एरोमेटिक होना चाहता है तो ये भी क्या चला जाएगा, ऑलमोस्ट फॉरवर्ड जाएगा, बैकवर्ड जाएगा ही नहीं। तो इसका भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, हाई होगा। अब इन तीनों में तो समझ में आया, बीच वाले का सबसे कम होगा, इन दोनों वाले का ज़्यादा होगा। अब पहले वाले और तीसरे वाले में किसका ज़्यादा होगा, तो क्योंकि दोनों को स्टेबिलिटी एरोमेटिसिटी से मिल रही है, तो फिर हम देखेंगे एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस। तो यहाँ पे जो है 6 पाई इलेक्ट्रॉन का कॉन्जुगेशन है, यहाँ पे सॉरी एक डबल बॉन्ड होगा, यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन का कॉन्जुगेशन है। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन का कॉन्जुगेशन हो में ज़्यादा एक्सटेंट होगा रेजोनेंस का, द मोर द रेजोनेंस मोर द स्टेबिलिटी इज। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसका सबसे ज़्यादा होगा, किसका सबसे ज़्यादा होगा, सी का, फिर ए का और फिर बी का। कुछ डेटा दिया हुआ था, हमको सिर्फ उसकी वैल्यू से मैच करना था। क्लियर। तो आई थिंक ये वाला पार्ट हम कह सकते हैं मॉडरेट था। अगर आपको यहाँ पे कंसेप्ट पता हो, वैसे एरोमेटिसिटी का ही कंसेप्ट था, पर फिर भी मैं इसको मॉडरेट कैटेगरी में रखूँगा। नेक्स्ट, रेट ऑफ सॉल्वोलिसिस पूछा है इन 80% एक्वस इथेनॉल। मैंने है ना चीख के चिल्ला के अपने बैचेस में बताया है कि कभी भी सॉल्वोलिसिस आए, इसको काट के आपको क्या कर देना है, SN1। क्योंकि सॉल्वोलिसिस का मतलब ही होता है SN1 रिएक्शन। सॉल्वोलिसिस का मतलब देखो, लाइसिस मतलब ब्रेकिंग इन प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट की वजह से अगर ब्रेकिंग हुई तो जो इंटरमीडिएट बनता है वो कार्बोकेटायन बनता है। और कार्बोकेटायन किस मैकेनिज्म में बनता है, आपका SN1 में बनता है। तो अगर हम सॉल्वोलिसिस बोल रहे हैं जहाँ पे हमारा रिएजेंट खुद एक सॉल्वेंट है, मोस्टली अगर वाटर है तो हाइड्रोलिसिस कह देते हैं, एल्कोहल होगा तो एल्कोहलिसिस कह देंगे, सॉल्वेंट होगा तो इन जनरल सॉल्वोलिसिस कहेंगे। तो कभी भी है ना सॉल्वोलिसिस आए, काट के सीधे सीधे क्या कर लेना है, SN1। तो वो क्या पूछना चाह रहा है, SN1 का रेट पूछना चाह रहा है। और आपको पता होना चाहिए, रेट ऑफ SN1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन फॉर्म्ड। क्योंकि जो कार्बोकेटायन का बनना है वही RDS स्टेप में होता है। देखिए क्या होता है, हमारे पास एक, मान लीजिए सपोज कीजिए एक CH3 फॉर एग्जांपल, जस्ट एक समझाने के लिए बता रहा हूँ, CH3 CH2 Lg है। Lg मतलब लिविंग ग्रुप है। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, लिविंग ग्रुप निकल जाएगा, क्या बनेगा यहाँ पे, कार्बोकेटायन। और ये हमारा क्या होता है, RDS। तो आप सोचो कार्बोकेटायन जितना ज़्यादा स्टेबल बनेगा उतने इसके बनने की टेंडेंसी क्या होगी, ज़्यादा। और जितना ज़्यादा जल्दी बनेगा उतना RDS क्या होगा, फास्ट। और जितना फास्ट होगा उतना रेट क्या होगा, ज़्यादा। रेट का मतलब ये होता है कौन कितनी जल्दी बन रहा है। तो इसलिए मैंने आपको कहा है कि रेट ऑफ SN1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटायन फॉर्म्ड। चलिए ठीक है। तो अब आप देख सकते हो A, B और C में, C को अगर आप देखोगे यहाँ से अगर Br निकल गया तो यहाँ से क्या बनेगा, टर्शरी कार्बोकेटायन, 3 डिग्री कार्बोकेटायन। इसको जो स्टेबिलिटी मिल रही है 3 और 3 6 और 3 9 हाइपर कॉन्जुगेशन से मैक्सिमम स्टेबिलिटी। जबकि सॉरी A और B में आप देखोगे तो B में अगर आप देखोगे तो ये क्या बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा, अगर यहाँ से Br निकल गया तो कार्बोकेटायन। और ये आपको ध्यान होना चाहिए कि ब्रिज हेड कार्बन पे जो कार्बन, ये जो है ये वाला जो कार्बन ही क्या कहलाता है, ब्रिज हेड कार्बन कहलाता है। तो ब्रिज हेड कार्बन पे कार्बोकेटायन का बनना, कार्बेनायन का बनना, फ्री रेडिकल का बनना, नेगेटिव चार्ज का बनना हाईली क्या होता है, अनस्टेबल, है ना। दिस इज अकॉर्डिंग टू द फेमस रूल दैट इज कॉल्ड एज ब्रेट रूल। ब्रेट रूल होता है। तो ये कहता है कि ब्रिज हेड पर कार्बोकेटायन, फ्री रेडिकल, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड,
कार्बेनाइन, ये हाईली क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। तो ये जनरल नहीं बनते क्योंकि मॉलिक्यूल अपनी प्लेनरिटी फिर क्या करता है उस केस में लूज कर देता है, तो ये नहीं बनेगा। तो कार्बोकेटाइन अगर ब्रिज हेड पर बन गया तो ये हाईली क्या होगा, अनस्टेबल। अगर अनस्टेबल होगा तो क्या बनना चाहेगा, नहीं, तो रेट क्या हो जाएगा, स्लो। ऑब्वियसली सी का सबसे ज़्यादा होगा। अब बी और ए में किसका ज़्यादा होगा, तो ये एक कार्बन का ब्रिज है और यहाँ पे 2 कार्बन का है। तो आपको पता है ये जो 3 मेंबर की रिंग यहाँ से दिख रही है ये वाली, है ना, इसमें स्ट्रेन ज़्यादा होगा। यहाँ एक कार्बन और बढ़ गया तो थोड़ा सा पार्शियली रिलैक्स होगा, 4 मेंबर की रिंग बनेगी यहाँ पे। तो ऑब्वियसली जैसे जैसे कार्बन बढ़ते जाएंगे तो जो स्टेबिलिटी है कार्बोकेटाइन की वो भी धीरे धीरे क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। आप खुद सोचो कि अगर एक कार्बन का ब्रिज है तो ऐसे केस में जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो हाईली अनस्टेबल होगा। अनस्टेबल तो बेटा यहाँ पर भी होगा लेकिन इसके कंपैरिजन में थोड़ा कम होगा। तो रेट ऑफ सॉल्युलिसिस क्या हो जाएगा, सी सबसे ज़्यादा, सी का रेट सबसे ज़्यादा होगा, फिर किसका, ए का, और फिर किसका, बी का। मेरे हिसाब से तो ये पार्ट भी क्या है आपका, इजी ही पार्ट है, सिंपल आपको कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी चेक करनी है। ये पूछा था फोटो रीअरेंजमेंट ऑफ बेंजीन, और ये आपका 2 या 3 बार आई थिंक, है ना, 2 बार तो शायद मेरे ख्याल से आया ही है ना। PYQ ऑफ CSIR नेट में पूछा गया सवाल है। आप यहाँ तो क्लियरली देख रहे हो जो बना हुआ है, तो ये डबल बॉन्ड इंटैक्ट है, ये वाला बॉन्ड बस क्या हुआ है यहाँ शिफ्ट, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट। तो 2 और 2 4, कितने पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है। कौन रोटेटरी होगा कि डिसरोटेटरी होगा, तो आप इसके अगर स्टीरियोकेमिस्ट्री देखोगे तो दोनों क्या है ये आपके ऊपर है, मतलब कैसा कॉन्फ़िगरेशन है आपका, सिस कॉन्फ़िगरेशन है। तो अब आपको करना क्या होता है, अगर आप बस यहाँ देखोगे डबल बॉन्ड, देखिए इसलिए मैं कहता हूँ कि क्या होता है ना कि PYQ पे मैं क्यों इतना फोकस करता हूँ, क्योंकि अगर आपने PYQ अच्छे से सॉल्व किया होता ना तो ये ब्रेड एंड बटर क्वेश्चन था, सीधे आपको ऑप्शन टिक करके आना था। हालांकि ऐसा नहीं है, नहीं भी सॉल्व किया होता तो अगर आपने पढ़ा है तो भी कर सकते हैं, बट क्या होता है ना, मैं इसलिए मेरा हैवी वेटेज क्या रहता है कि आप PYQ सॉल्व करो, खासकर नेट के और गेट के तो करो ही करो। तो उससे क्या होता है ना, काफ़ी क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, बहुत से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, नहीं तो सेम पैटर्न पे रिपीट होते हैं। देखिए वैसे इसका कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत वाला काम नहीं है, सिस है। तो देखिए ये इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन का सवाल है, आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री दी गई है, यहाँ पे क्या दी गई है, दोनों हाइड्रोजन और ये टर्बिटाइल ग्रुप क्या है, ऊपर की तरफ में। तो अब इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, ठीक है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है और कंडीशन कैसी दी हुई है, फोटोकेमिकल। तो अब बस आपको ये देखना है कि आई थिंक सवाल ऐसा नहीं था, और मेरे हिसाब से कुछ ये था कि ना ये दिया हुआ था ना कंडीशन दी हुई थी, तो कुछ ऑप्शन थे कि 4 पाई इलेक्ट्रॉन कौन रोटेटरी होगा, डिसरोटेटरी होगा, फोटोकेमिकल में होगा कि थर्मल मोड में होगा, कुछ ऐसा देखना था हमें। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि रोटेशन कौन सा होगा, कौन रोटेशन होगा कि डिसरोटेशन होगा। तो वो कैसे पता चलेगा, आपको आइडिया होगा, कौन रोटेशन मतलब सेम साइड रोटेशन, डिसरोटेशन मतलब अपोजिट साइड, ठीक है। अपोजिट साइड डिसरोटेशन होगा तो क्या बनेगा और कौन में होगा तो क्या बनेगा। तो चलिए पहले ये देख लेते हैं कि स्टीरियोकेमिस्ट्री के हिसाब से। तो अगर आप देखोगे हाइड्रोजन और टर्ब्यूटाइल ग्रुप दोनों क्या है, ऊपर की तरफ है। तो यहाँ पे है ना, हाइड्रोजन को मैं अगर एक्सप्लिसिटली मेंशन करता हूँ, मान लेता हूँ मेरे पास ये एक ऐसा सिस्टम है डबल बॉन्ड का कॉन्जुगेशन। तो ये जो हाइड्रोजन है बाहर की तरफ है, आप देखो ना बेटा ध्यान से, ये हाइड्रोजन, ये डबल बॉन्ड, ये है ना, कुछ इस तरीके से है सिस्टम, ये डबल बॉन्ड, ये है ना। तो बस जस्ट आपको बताने के लिए बताया। सेम चीज़ यहाँ पर भी है, टर्बिटाइल ग्रुप में ये वाला और नीचे, मतलब ये दोनों ग्रुप जो है वो क्या है मेरे बाहर की तरफ है, मतलब कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, ई कॉन्फ़िगरेशन है। अब क्या करना है, मेरे को इसको इसके साथ जोड़ना है, ये वाला बॉन्ड बनेगा। तो कैसे घुमाऊं, ये स्टीरियोकेमिस्ट्री दी गई है, हाइड्रोजन ऊपर है टर्बिटाइल भी ऊपर है, तो हाइड्रोजन को ऊपर रखना है। तो हाइड्रोजन को ऊपर रखना पड़ेगा, तो इसको कैसे घुमाना पड़ेगा, क्लॉकवाइज। अरे क्लॉकवाइज घुमाओगे तो ये तो घूमेगा। और यहाँ टर्बिटाइल को भी ऊपर रखना है, तो टर्बिटाइल को भी कैसे घुमाना पड़ेगा, कुछ ऐसे। देखो एक को कैसे घुमा रहे हो क्लॉकवाइज, और एक को कैसे घुमा रहे हो एंटी क्लॉकवाइज। तो ये कैसा रोटेशन आ गया, डिस रोटेशन, ठीक है, ये कर सकते हो। हमेशा ये जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम हो, देखो ये तो 4 पाई का है, 6 का हो, 8 का हो, 10 का हो, 50 का हो, क्या करना आपको, तो बस ये करना है, ये मॉडल बना देना है ना। ये मैं मॉडल हमेशा अपनी क्लास में बनवाता हूँ बच्चों को। क्या करना है आपको, तो जो टर्मिनल कार्बन है इस पे ग्रुपिंग देखनी है, ये बाहर की तरफ है कि अंदर की तरफ है, तो ये फॉर्मेट बना देना है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन बाहर की तरफ था, टर्बिटाइल बाहर की तरफ था।
अब घुमाना है तो ऊपर रखना है तो इसको ऐसे घुमाना पड़ेगा, इसको ऐसे घुमाना पड़ेगा, तो कैसा हो जाएगा, डिसरोटेशन। तो पहली चीज तो ये आ गई, इट्स अ 4 पाई डिसरोटेटरी, है ना। और दूसरा फोटोकेमिकल होगा कि थर्मल होगा, तो उसके लिए है ना 4n सिस्टम, 4n+2 सिस्टम, वुडवर्ड फिशर रूल, हीट और लाइट। हीट में 4n कौन रोटेटरी होता है, इसमें डिसरोटेटरी होता है, यहाँ उल्टा हो जाता है, डिस होता है और ये कौन होता है। तो हमारा सिस्टम कैसा है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है और मोशन कैसा है, डिसरोटेटरी। तो कंडीशन कैसी होगी, फोटो केमिकल। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, सुपर इजी क्वेश्चन था, दो कारणों से। एक तो सिंपल है ना, कुछ ज़्यादा बहुत ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं है, ओनली स्टीरियो केमिस्ट्री देखनी है। दूसरा ये आपका 2 से 3 बार पूछा जा चुका है नेट के उसमें, तो उस लिहाज से भी अगर देखा जाए तो ये सवाल ईजी हो जाता है। तो इसको हम किस कैटेगरी में रखेंगे, ईजी कैटेगरी में रखेंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ पेपर जो था ना मॉडरेट टू ईजी था, क्योंकि अगर ऑर्गेनिक के सवाल हमको थोड़ा बहुत बन रहे हैं, समझ में आ रहा है, तो समझ जाओ पेपर का ओवरऑल लुक एंड फील कैसा होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, तो इसको मैं थोड़ा सा मान सकता हूँ कि थोड़ा सा मैं मतलब मुझे तो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं लगी, पर एज अ स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से कि अगर मैं बात करूँ तो ये टफ क्वेश्चन है। टफ क्वेश्चन क्यों है, क्योंकि इसमें डेड पीपीएच3 दिया हुआ है और एक न्यूक्लियोफाइल दिया हुआ है। ठीक है, तो ये क्लासिक एग्जांपल है मित्सुनोबु रिएक्शन का, है ना, क्योंकि पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डेड केवल एक ही जगह आता है, वो है मित्सुनोबु रिएक्शन में। तो अगर हम जनरली देखें मित्सुनोबु रिएक्शन में होता क्या है, तो इनको छोड़ दो, मैं नॉर्मली बताता हूँ। देखिए क्या होता है मित्सुनोबु रिएक्शन में, जो एल्कोहल है तो डेड पीपीएच3 लेते हैं और एक ऐसा न्यूक्लियोफाइल लेते हैं जिसके पास क्या हो, एटलीस्ट एक हाइड्रोजन हो। ठीक है, तो क्या होगा, ये H और OH वाटर बन के निकल जाएगा और R इसके साथ क्या जुड़ जाएगा, NU। लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग है, स्टीरियोकेमिस्ट्री में इन्वर्जन हो जाएगा, तो जो मिथाइल वेच पे दिख रहा था वो अब डैश पे चला जाएगा। तो ये क्लासिक SN2 एग्जाम्पल है। अब होता ही है कि SN2 में जो OH आपको पता होगा ये एक पुअर लिविंग ग्रुप होता है। तो अगर हम एक SN2 सोच रहे हैं इस कार्बन पे किसी न्यूक्लियोफाइल का अटैक करके, तो OH इसको, कोई भी न्यूक्लियोफाइल OH को निकाल नहीं पाएगा। तो मित्सुनोबु रिएक्शन से हमको करना क्या होता है, शॉर्टकट तरीका, ये मैंने आपको क्लास में भी बताया था, करना कुछ नहीं है, OH हटा के न्यूक्लियोफाइल जोड़ देना है। लेकिन कंडीशन बस ये है कि जो न्यूक्लियोफाइल होगा उसके पास एक H होना चाहिए, वो हटा दो और न्यूक्लियोफाइल को एज इट इज यहाँ जोड़ दो। तो क्लियरली यहाँ दिख रहा है कि यार मित्सुनोबु रिएक्शन जैसा कुछ है, बट ये 3 रिएक्शंस का कॉम्बो है, कॉम्बो पैकेज है। क्या केवल मित्सुनोबु नहीं है, इसमें 3 चीज़ें हैं, 3 रिएक्शंस मिली हुई हैं। कौन कौन सी, पहली तो डेफिनेटली मित्सुनोबु रिएक्शन, दूसरी फ्रेगमेंटेशन रिएक्शन और तीसरी सिग्मा ट्रोपिक पेरी साइक्लिक रिएक्शन। देखिए कैसे मैं आपको बताता हूँ। अगर आप देखोगे सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, मित्सुनोबु में मैंने क्या कहा था, न्यूक्लियोफाइल जो है इसके पास एक H होना चाहिए, तो लास्ट वाले है ना एटम के पास NH2 है, तो क्या करना है, एक H हटा के OH की जगह जोड़ देना है, सबसे सिंपल तरीका। तो ये रहा बेंजीन, है ना, ये वाला पार्ट एज इट इज़ रखा है मैंने, देखिए ना। वो सब तो सिर्फ आपको डर आने के लिए ही दे रहा है ना, इनसे कुछ लेना देना है नहीं। हाँ, ये हो गया। व्हाट विल हैपन इज डबल बॉन्ड यहाँ होगा, CH2, OH की जगह क्या करना है, ये ग्रुप जोड़ देना है, कौन सा, CH2 NH N SO2 और ये फिनाइल ग्रुप के साथ NO2, इतना बड़ा ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब मैं इस पूरे को पहले क्या कर लेता हूँ, सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक, कॉपी पेस्ट इसमें। अब होगा क्या, अब लोग, तो ये पहली रिएक्शन जो है वो कौन सी हो गई आपकी, सॉरी, पहली रिएक्शन कौन सी हो गई आपकी, मित्सुनोबु रिएक्शन, बोलो हो गई। अब नेक्स्ट रिएक्शन में क्या होगा, अब नेक्स्ट रिएक्शन में देखिए क्या होता है, यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन होगा। फ्रेगमेंटेशन कैसे होगा, नेक्स्ट क्या होगा, देखिए अब ये NH है, अच्छा यहाँ पे एक है ना, क्या था, NH2 को एक H हटा दिया तो NH बचा, यहाँ पे क्या बचा, NH बचा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, फ्रेगमेंटेशन होगा। देखिए फ्रेगमेंटेशन कैसे, ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है ये इस पर अटैक करेगा, N और N के बीच में क्या बनेगा, डबल बॉन्ड,
ये वाला बॉन्ड यहाँ बन के पूरा ग्रुप अलग हो जाएगा, है ना। क्यों, यहाँ से कौन सी गैस निकल जाएगी, SO2, और यहाँ से PH। तो ये इसने अटैक किया, N डबल बॉन्ड N बना, यहाँ से SO2 गैस निकल गई, यहाँ से ये गया PH नेगेटिव, मतलब है ना, ये PH नाइट्रो बेंजीन है ना, SO2 अलग हो गया। अल्टीमेटली वी आर लेफ्ट विथ व्हाट, तो देखिए जो जो चीज़ निकल गई उनको मैं हटाता जाता हूँ, ठीक है। तो क्या बनेगा, डबल बॉन्ड, ठीक है, NH हो गया। अब इसको थोड़ा सा मैं और एक्सपेंड कर रहा हूँ, देखिए कैसे, मैं थोड़ा सा इसको और अच्छे से लिख रहा हूँ। कैसे, NH था, उसने अटैक किया, तो जो याद है वो नेगेटिव चार्ज आया था फिनाइल ग्रुप पे, वो इसका एक H ले लेगा, तो इसके पास कोई H नहीं बचेगा, इसके पास एक H बचेगा, NH हो जाएगा। तो ये फ्रेगमेंटेशन हुई। अब नेक्स्ट है आपकी सिग्माट्रोपिक रिएक्शन। सिग्माट्रोपिक रिएक्शन कैसे, 1 2 3 4 और 5, 1 5 सिग्माट्रोपिक शिफ्ट। तो 1 पे ये जो हाइड्रोजन है ये क्या करेगा, ऑल द वे माइग्रेट करेगा कहाँ, इस कार्बन पे। आप ये मत सोचना सर ये ऐसे रिंग के अंदर से कैसे जाएगा, ये है ना, ये ऐसे नहीं होता है ना, वो जब फोल्ड होती है मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री तो वो ऐसे होता है, ऐसा नहीं है अंदर से अटैक करेगा, ये तो बस दिखाने के लिए। ये यहाँ होगा, ये वाला बॉन्ड कहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ पे 4 और 3 के बीच में क्या बनेगा, डबल बॉन्ड। ये वाला बॉन्ड कहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ से N ट्रिपल बॉन्ड N, क्या बन के निकल गई, नाइट्रोजन गैस बनती है, तो इसका निकलना क्या होता है, सुपर फास्ट होता है। तो अल्टीमेटली क्या बचेगा, मैं अगेन पेस्ट कर रहा हूँ वही स्ट्रक्चर जो मैंने कॉपी किया था। अब इसमें से देखिए क्या क्या चीज़ निकल चुकी है, इसके साथ ये सब चीज़ निकल चुकी है, नाइट्रोजन गैस निकल चुकी है, ये सब चीज़ निकल चुकी है। अल्टीमेटली वी आर लेफ्ट विथ यहाँ पर, अच्छा यहाँ डबल बॉन्ड हट जाएगा और इसकी जगह क्या आ जाएगा, एक H आ जाएगा। तो यहाँ पे यू विल गेट योर डबल बॉन्ड। आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं इसको थोड़ा सा ना, मैं बीच में आ गया हूँ आपके और प्रोडक्ट के बीच में, तो लेट्स से मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ ना, क्लियरली अब आपको दिख रहा होगा। देखिए क्या प्रोडक्ट बना, तो 3 का कॉम्बो है ये, मैंने आपको कहा, मित्सुनोबु फ्रेगमेंटेशन और सिग्मा ट्रोपिक रिएक्शन। तो ये एक अच्छा सवाल, इट्स अ रियली गुड क्वेश्चन। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये मेरे हिसाब से बेहद ही आसान, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन था। क्यों, ये क्वेश्चन जो आया है वो आपका कहाँ से आया है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन से आया है, ठीक है। करना क्या है, कुछ नहीं है, ये बेसिकली सल्फोनेशन डिसल्फोनेशन का क्वेश्चन है। फिनॉल की रिएक्शन जब आप कंसंट्रेटेड H2SO4 हीट के साथ कराते हो तो सबसे पहले क्या बनता है, ये बेसिकली प्रोसेस क्या होता है, सल्फोनेशन होता है। और ये जो होता है फिनॉल ग्रुप में OH ग्रुप, ये स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर्स होते हैं, तो ये क्या होते हैं, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। तो मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका, पैरा आइसोमर बिकॉज ऑफ द हिंड्रेंस, SO3H बन गया। उसके बाद आप क्या करा रहे हो, एक्वस NaOH के साथ Br2। तो एक्वस NaOH क्या करेगा, इसका एक H निकाल लेगा, फिनॉक्साइड आयन बनाएगा, ये पैरा पोजीशन पे SO3H की इसको स्टेबिलिटी मिलेगी रेजोनेंस की, आसानी से बन भी जाएगा। और क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर है तो ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। अब पैरा पोजीशन ब्लॉक्ड है तो क्या होगा, केवल ऑर्थो पोजीशन पे Br जुड़ा हुआ मिल जाएगा, SO3H, ठीक। अब डिपेंड करता है बेटा, 2 टाइप के प्रोडक्ट मिल सकते हैं, एक ये वाला मिल सकता है और एक ये वाला मिल सकता है, जिसमें केवल एक ही जगह Br ग्रुप लगा हो। अब क्योंकि फिनॉक्साइड एक स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर होता है तो मोस्टली क्या करता है, मल्टीपल सब्स्टिट्यूशन करा देता है। बट क्योंकि यहाँ पे आपने एक SO3H लगाया हुआ, एक स्ट्रॉन्ग -MB वाला ग्रुप है, तो ये रिंग को क्या करेगा, डीएक्टिवेट भी करेगा। तो मेरे हिसाब से 2 Br ना लगते हुए क्या लगेंगे, इसमें केवल एक Br लगेगा, मोनो हेलोजेनेशन होगा, मतलब मेरे हिसाब से होना चाहिए मोनो हेलोजेनेशन इंस्टेड ऑफ मल्टीपल हेलोजेनेशन। और उसके बाद क्या किया आपने, कुछ नहीं किया, एसिडिक मीडियम में इसको क्या कर दिया है, हीट कर दिया है। तो बेटा आपको ये पता होना चाहिए कि जो कार्बन और SO3 के बीच में जो बॉन्ड है वो किसके बीच में है, कार्बन सल्फर के बीच में बॉन्ड है, और H+ जो है ये खुद एक इलेक्ट्रोफाइल है। तो आपको सोचो कार्बन की टेंडेंसी किसके साथ बॉन्ड बनाने की ज़्यादा होगी, हाइड्रोजन के साथ कि सल्फर के साथ, हाइड्रोजन के साथ। तो एसिडिक मीडियम में ये क्या करता है, सल्फर को छोड़ के क्या ले लेता है, H ले लेता है, सल्फर यहाँ से निकल जाएगा SO3 गैस बनते हुए। तो वापस इसका क्या हो जाएगा, डी सल्फोनेशन, है ना। सिंपल बॉन्ड स्ट्रेंथ ही एक कारण है।
तो फाइनल प्रोडक्ट में SO3H हट जाएगा, है ना, और इसका एक H ये ही लेके फिनॉल, और यहाँ पे ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल, ठीक है, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो ये इज वेरी इजी क्वेश्चन है ना, इसमें कोई दो राहें नहीं है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, फिर ये पूछा था बॉन्ड एंगल ऑफ CH3 रेडिकल एंड CF3 रेडिकल। इंटरेस्टिंग है। CH3 रेडिकल जिसपे एक इलेक्ट्रॉन है, और CF सॉरी C, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये सवाल ऑर्गेनिक का है कि इनऑर्गेनिक का, पर आप इसको कैसे भी कर सकते हो। देखिए बहुत सिंपल सा है ना, फंडा है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। आपको ये तो पता ही होगा, जो एल्काइंस होते हैं, है ना, या आप ऐसे समझ लो BeCl2, है ना, इनका बॉन्ड एंगल कितना है 180 डिग्री। हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है sp। BF3 में आप देखोगे, है ना, तो बॉन्ड एंगल कितने का होता है 120 डिग्री का। हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है sp2। और CH4 में आप देखोगे तो क्या होगा, CH4 में बॉन्ड एंगल होगा 109 डिग्री का, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी sp3। बोलोगे सर इसका इससे क्या लेना देना है? बहुत लेना देना है बेटा। आप क्लियरली ये देख सकते हो कि अगर sp में मैं परसेंटेजेस कैरेक्टर निकालूँ तो कितना आ रहा है 50%। इसमें परसेंटेजेस कैरेक्टर कितना आएगा 33%। इसमें परसेंटेजेस कैरेक्टर कितना आएगा 25%। ठीक है, तो इसका मतलब आप देख रहे हो जैसे जैसे परसेंटेजेस कैरेक्टर घट रहा है वैसे वैसे बॉन्ड एंगल भी घट रहा है। तो क्यों ना हम ये कह दें कि परसेंटेजेस कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल। जितना परसेंटेजेस कैरेक्टर ज़्यादा होगा उतना ही आपका बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा। और इसी चीज़ को यूटिलाइज करेंगे हम यहाँ पर। एक इनऑर्गेनिक में एक रूल होता है जिसे हम कहते हैं बेटा बेंट रूल। बेंट रूल ये कहता है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स होते हैं दे टेंड्स टू रिमेन इन द that orbital which is having more p character. So more electronegative atoms will tend to prefer in that orbital which is having more p character. More electropositive atoms or elements will tend to prefer in that orbital which is having more s character. ये बेंड रूल है, ठीक है। तो इसकी मदद से हम आसानी से ये बॉन्ड एंगल को एक्सप्लेन कर सकते हैं। कैसे? देखिए सबसे पहले आप देखो इन दोनों में सारी चीज़ें सेम ही है, रेडिकल है, कार्बन है, अंतर केवल क्या है हाइड्रोजन का और फ्लोरीन का। तो आप खुद देखो कार्बन और हाइड्रोजन में और कार्बन और फ्लोरीन में कौन ज़्यादा नेगेटिव है? फ्लोरीन ज़्यादा नेगेटिव है। तो फ्लोरीन ज़्यादा नेगेटिव है इसका मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विल टेंड्स टू प्रेफर इन दैट ऑर्बिटल विच इज हैविंग मोर p कैरेक्टर। तो इसका मतलब क्या होगा कि इस कार्बन और फ्लोरीन में क्या होगा p कैरेक्टर ज़्यादा होगा। p कैरेक्टर ज़्यादा होगा तो इसका मतलब इनडायरेक्टली s कैरेक्टर क्या होगा कम होगा। s कैरेक्टर कम होगा तो बॉन्ड एंगल भी क्या होगा कम होगा, क्योंकि अभी भी बताया परसेंटेज एस कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल। तो बिना किसी संशय के बिना किसी के डाउट के CF3 का बॉन्ड एंगल कम होगा CH3 के बॉन्ड एंगल से। तो बेसिकली ये जो होता है ना ये लगभग 120 डिग्री के जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है ना, एग्जैक्टली याद नहीं 118 119 कुछ आता है ये होगा, और इसका CF3 का कुछ 110 डिग्री के आसपास आता है। तो ऑब्वियसली इसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा। तो सिंपल हम इनऑर्गेनिक के बेंट रूल से भी इस चीज़ को आसानी से समझ सकते हैं। मेरे हिसाब से ये क्या था, ये इट्स एन इजी क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं, कुछ लिखे हैं मैंने अलग से, पहले मैं उनको नोट कर लेता हूँ और जो जो मुझे याद है। एक क्वेश्चन ये भी पूछा था, अच्छा एक क्वेश्चन और जो आया था जो यहाँ लिखा नहीं है अलग से मैंने, वो भी मैं आपको बता देता हूँ जो मुझे याद है। वो एक था कि इंडोल की रिएक्शन जो थी, है ना, वो पूछी थी इंडोल की रिएक्शन विथ एक स्ट्रॉन्ग बेस लाइक NaNH2 और PHSO2Cl, कुछ ऐसा था, कुछ तो था। तो इसमें क्या था, ये भी एक इजी हेट्रोसाइक्लिक का सवाल है। इंडोल क्या होता है? इंडोल एक बेंजीन रिंग होती है और एक पायरोल रिंग होती है, इसको हम इंडोल कहते हैं। इसकी रिएक्शन जब आप क्या कराओगे एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ कराओगे तो बेस क्या करेगा, सबसे पहले इसका H ले लेगा, एसिड बेस रिएक्शन होगी, और इस नाइट्रोजन पे कैसा चार्ज आएगा नेगेटिव चार्ज। नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज इज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। तो अब क्या होगा PHSO2Cl। तो यही नेगेटिव चार्ज क्या करेगा इस पर अटैक करेगा, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा Cl निकल जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा SO2PH लगा हुआ मिलेगा।
अब आप ये आर्ग्यू कर सकते हो कि सर ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करके यहाँ भी जा सकता था, इस कार्बन पे भी तो ये रिएक्शन हो सकती थी, मतलब SO2 पेज यहाँ लग सकता था। ये टिपिकली रिएक्शन होती है, लेकिन जो नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज है ये हाईली रिएक्टिव होता है, तो ये रेजोनेंस करके इतनी दूर जाए इसके पहले ही ये क्या करेगा, अटैक करके Cl को निकाल देगा, और जो आपका इलेक्ट्रोफाइल है वो कार्बन पे ना जुड़ते हुए किस पे जुड़ जाएगा, नाइट्रोजन पे जुड़ जाएगा। तो सिंपल, इट्स एन इजी क्वेश्चन। तो इसका भी मैं जो लेवल है वो क्या मान के चलूँगा, इजी ही मान के चलूँगा। ठीक है, चलिए और क्या सवाल आए थे जहाँ तक मुझे याद है। हाँ, एक मास स्पेक्ट्रा पे भी सवाल था, मास स्पेक्ट्रा पे एक सवाल था। क्या था, कुछ एक Br था, डाइब्रोमो था, और एक ट्राइब्रोमो था, कुछ ऐसा था। और पूछा था कि इसका वो क्या होगा, M+2 M+4 M+6 का रेशो कितना होगा। तो देखिए ये भी है ना सिंपल के परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का सवाल है। देखिए जो Br है इसके दो आइसोटोप होते हैं, Br79 और Br81। तो Br79 होगा जो नॉर्मल आइसोटोप है, तो हमें उसके लिए करस्पॉन्डिंग मोलिकुलर आयन पीक मिलेगी। अगर ब्रोमीन 81 होगा तो 2 मास ज़्यादा होगा, तो इसकी जो पीक होगी वो उसे हमें M+2 पीक कहेंगे। इसका जो नेचुरल अबंडेंस होता है लगभग 1:1 ही होता है ना, दोनों इक्वल प्रोबेबिलिटी इक्वल अमाउंट में मिलते हैं। तो जो इंटेंसिटी M पीक की होगी वही इंटेंसिटी M+2 पीक की होगी। लेकिन व्हाट अबाउट अगर हमारे केस में हमारे पास 2 ब्रोमीन है, तो 2 ब्रोमीन की केस में क्या क्या सिचुएशन बनती है बताइए। तो पहली कंडीशन ये कि ये भी 79 हो जाए और ये भी 79 हो जाए, तो केवल एक ही तरीके से हो सकता है कि दोनों 79 हो। तो इसके लिए जो आपको पीक मिलेगी वो कौन सी मिलेगी, मोलिकुलर आयन पीक मिलेगी, है ना। एक ही कॉम्बिनेशन पॉसिबल है Br। अच्छा, अब M+2 की पीक अगर हमें चाहिए, तो M+2 की पीक कितने तरीके से मिल सकती है, 2 तरीके से। कैसे, एक Br79 हो जाए, दूसरा 81 हो जाए, या ये वाला 81 हो जाए, ये वाला 79 हो जाए, दोनों की प्रोबेबिलिटी बराबर है। तो ऐसे कितने तरीके से हमें M+2 पीक मिल सकती है, 2 तरीके से। और फिर आएगा आपका M+4 पीक। तो M+4 एक ही तरीके से मिल सकती है जब दोनों क्या हों, 81 और कोई तरीका नहीं है कि हमें M+4 पीक मिलेगी। तो इसके कितने तरीके पॉसिबल हैं, 2। तो रेशियो कितना हो जाएगा बेटा इसका, 1:2:1। व्हाट अबाउट 3 ब्रोमीन। ठीक है, अच्छा मान लीजिए, है ना, ये आपको मैं अगर बताऊं, आप इसका बिना सोचे कर, बिना मतलब एनालिसिस के नहीं कर सकते हो। मान लो एक ही ब्रोमीन होता, 2 Br नहीं होता है, और पूछता बताओ क्या पीक मिलेगी, तो अब इसमें 2 ही मिल सकती है, एक M और एक M+2। रेशियो कितना होगा, 1:1। मतलब क्लियरली ये हो गया, है ना। अब जगह नहीं है तो मैं थोड़ा सा इसको हटा दूँ, जस्ट शॉर्टेज की वजह से मैं यहाँ बता रहा हूँ, नहीं तो वो है ना स्क्रीन ऑक्यूपाई कर लेगा। देखिए जब हमारे पास एक Br होता तो 2 ही पीक मिल सकती हैं, एक M और एक M+2। रेशियो क्या होगा, 1:1 का। क्यों, दोनों के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, बराबर। तो जब 2 Br हैं तो क्या निकाली, तो हमने निकाली 1:2:1। तो जब 3 Br होंगे तो क्या होगा, तो यार निकाल लो। तो ये तो याद है आपको NMR में जैसे हम करते हैं ना पास्कल्स ट्रायंगल, उसी तरीके से। तो ये होगा 1:3:3:1। कैसे निकाला, देखिए 1 के बगल में कुछ नहीं है तो 0 मानते हुए हमने 1+0 कर दिया। अब नेक्स्ट उसमें आए 2+1 कर दिया, 1+2 कर दिया और 1+0 कर दिया। यहाँ पे भी ये ऐसा हुआ था, 1 के बगल में कुछ नहीं था तो 1, इसके राइट में कुछ नहीं है तो 1, 1+1 क्या हो गया 2। अब अगर मान लो कोई ऐसा केस दे दे अगले बार 4 Br का, तो आपको पता है क्या करना है, 1:4:6:4:1 करना है। ठीक है, वेरी सिंपल। तो 3 Br वाले केस में रेशियो क्या हो जाएगा, 1:3:3:1, और 2 Br वाले केस में क्या हो जाएगा, 1:2:1। दैट विल बी योर आंसर। ठीक, आई होप ये इजी होगा, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। अच्छा, और क्या सवाल आए थे तो मैं देख लेता हूँ, कुछ लिखे हुए हैं मेरे पास। हाँ, एक क्वेश्चन ये पूछा था इन्होंने, नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव स्टीरियोआइसोमर वाला एक सवाल था। हाँ, ये एक सवाल था, OH OH और OH। तो ये भी क्लासिक एग्जाम्पल है जो मैंने अपनी क्लास में कराया था, है ना। तो इस टाइप से क्वेश्चन आएगा तो आंसर तो सीधा सीधा इसका 2 ही आ जाएगा। ऑप्टिकली एक्टिव स्टीरियोआइसोमर पूछे थे, तो कैसे, देखिए ये तो एक कायरल सेंटर है, ये भी एक कायरल सेंटर है। अच्छा, ये वाले को देखने से लगेगा कि ये कायरल सेंटर नहीं है। क्यों, क्यों, लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट इसका क्या दिखेगा, आइडेंटिकल। लेकिन ये भी एक कायरल सेंटर है,
कैसे? देखिए ये तो एक कायरल सेंटर है, पक्की बात है, ये वाला भी कायरल सेंटर है, पक्की बात है, राइट वाला। अगर ये कायरल सेंटर है तो इसका या तो आर आएगा या तो क्या आएगा, एस, और इसका भी कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, आर या एस। तो अब मान लो लेफ्ट वाले का कॉन्फ़िगरेशन आर आता है, राइट वाले का एस आता है, तो उस केस में ये वाला कार्बन क्या हो जाएगा, कायरल हो जाएगा। क्यों? एक एच है, एक ओ एच है, एक आर है, एक एस है। अब आप खुद बताओ, आर और एस होता है, ये सेम कॉन्फ़िगरेशन होता है कि डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन होता है? ये डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो अगर एक आया आर, एक आया एस, तो उस केस में ये कायरल होगा। अगर ये दोनों आर आर आ गए या दोनों एस एस आ गए तो आइडेंटिकल हो जाएगा, फिर ये कायरल नहीं होगा। तो इसकी जो कायरलिटी है वो इन दोनों की कायरलिटी पे डिपेंड करती है। तो ऐसे कायरल सेंटर को हम कहते हैं सीडो कायरल सेंटर। ठीक है, उस केस में अब हमको क्या करना पड़ेगा, केस बना बना के देखना पड़ेगा कि क्या क्या है। तो 3 कायरल सेंटर हैं, तो इसको देखिए फिशर प्रोजेक्शन में मैं आराम से बना लेता हूँ। पहले केस में क्या करता हूँ, मैं दोनों तीनों एच को सेम साइड रख देता हूँ, ये मिथाइल हो, ये मिथाइल, ये मेरे लिए आसान है। पहले केस बना के देख लेते हैं। अभी बताओ ये ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव है? आप बताओ ऑप्टिकली एक्टिव कि इनएक्टिव, सोच के जवाब देना। तो ऑप्टिकली एक्टिव, देखो नेसेसरी कंडीशन क्या है कायरलिटी की, द मॉलिक्यूल शुड नॉट पोजेस एनी प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री। मॉलिक्यूल मस्ट बी कायरल। कायरल मतलब किसी भी प्रकार का कोई सिमेट्री एलिमेंट नहीं होना चाहिए उसमें। लेकिन बेटा मुझे तो यहाँ क्लियरली दिख रहा है क्या, प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो उसका मतलब एक स्टीरियो आइसोमर ऐसा होगा, पहला वाला, ये एक स्टीरियो आइसोमर है, ये वाला ऑप्टिकली क्या होगा, इनएक्टिव, है ना। अच्छा, इसका दूसरा आइसोमर बनाना है, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट। क्यों? दूसरा आइसोमर बनाने में बस मुझे क्या करना है, कुछ नहीं करना, एच और ओ एच की पोजीशन इंटरचेंज करनी है। मान लो मैं क्या करता हूँ, उसको एच को यहाँ कर देता हूँ, ओ एच को यहाँ कर देता हूँ। इसमें भी मुझे प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रही है अभी भी, तो ये भी ऑप्टिकली क्या है, इनएक्टिव है। अच्छा, है ना, ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन कायरल है। तो दो कायरल कार्बन अगर हैं, दो कायरल सेंटर हैं और मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तो ऐसा फॉर्म क्या कहलाता है हमारा, मीजो फॉर्म। तो दिस इज मीजो 1, दिस इज मीजो 2। तो ये दोनों ऑप्टिकली इनएक्टिव हैं। तो ये मैं केसेस ले रहा हूँ। और क्या केस पॉसिबल है? और केस पॉसिबल ये है कि इसमें क्या करो आप, बीच वाले ओ एच को मत छेड़ो, बीच वाले ओ एच को मत छेड़ो, ऊपर वाले को इंटरचेंज कर दो। ये कर सकते हो, मतलब यहाँ एच कर दो, यहाँ क्या कर दो, ओ एच। अब आप देखोगे कि अब आपने अगर एच और ओ एच ऊपर किए, मतलब एक एच ऊपर किया, एक एच नीचे किया, तो ये वाला फॉर्म क्या है आपका, ऑप्टिकली एक्टिव कि इनएक्टिव? अब ये वाले फॉर्म में आपको कोई पीओएस और कोई सीओएस नहीं दिखाई देगा, तो ये वाला फॉर्म आपका ऑप्टिकली क्या हो जाएगा, एक्टिव फॉर्म हो जाएगा। अगर ये वाला फॉर्म ऑप्टिकली एक्टिव है तो डेफिनेटली एक क्या एग्जिस्ट करती होगी, इसकी मिरर इमेज। ठीक है, वो कैसी बनेगी, वो भी कुछ ऐसी बनेगी, इसकी मिरर इमेज बना दीजिए। तो यहाँ पे ओ एच दिखेगा, यहाँ पे एच दिखेगा, सब पलट जाएंगे, एच आएगा, ओ एच आ जाएगा, और ना क्या कहते हैं, यहाँ ओ एच आ जाएगा, यहाँ एच आ जाएगा। और अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव है तो इसकी मिरर इमेज भी ऑप्टिकली क्या होगी, एक्टिव होगी। तो ये दो फॉर्म बनेंगे। तो कितने फॉर्म ऐसे आए जो ऑप्टिकली एक्टिव आए, दो। कितने फॉर्म ऐसे आए जो ऑप्टिकली इनएक्टिव आए, दो। टोटल स्टीरियो आइसोमर कितने आए, 4। तो इसके टोटल स्टीरियो आइसोमर कितने बनेंगे, 4 बनेंगे। अब आप बोलोगे कि सर अगर हम, आपने ऊपर वाले को किया, हम नीचे वाले को कर लेते, तो नीचे वाले को कर लो, तो यही फॉर्म तो रहेगा। ठीक है, कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा। अगर आप नीचे वाले ओ एच को इंटरचेंज कर दोगे और बाकी सबका कॉन्फ़िगरेशन सेम रखोगे, तो ये इन्हीं दो में से किसी एक फॉर्म को, यही दोनों में से कोई एक फॉर्म मिलेगा, कोई अलग फॉर्म नहीं मिलेगा। क्यों? आप मॉलिक्यूल को क्या कर दो, 180 डिग्री से घुमा दो, सॉरी। तो मॉलिक्यूल को घुमाने से, फिराने से, उलटने से, पलटने से कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा ना बदल जाएगा मॉलिक्यूल का भाई। ठीक है, चलिए और क्या आए थे क्वेश्चंस। हाँ, एक क्वेश्चन ये था, ये मैं आपके सामने पहले ड्रॉ कर लेता हूँ। ये थोड़ा सा मैकेनिज्म बेस्ड सवाल था, ये वाला हो गया, CH2OH ये था, कुछ ऐसा था। और इसमें जो रीजेंट दिया गया था,
ये आपको जानबूझ के बेटा क्या करते हैं, डराने के लिए ऐसे देते हैं कि बच्चा क्या हो कि पहले ही डर जाए कि यार ये क्या पूछ लिया, है ना। ये N डबल बॉन्ड S और सेम है ना, इसी तरीके से एक 5 मेंबर की रिंग हुआ करती थी, ठीक है, इस तरीके से कुछ था। और पहला और दूसरा क्या दिया हुआ था इसमें, ट्राईब्यूटाइल टिन हाइड्राइड की जगह ड्यूटेरियम दिया था, और AIBN जो है कि एक इनिशिएटर की तरह काम करता है। तो ये भी एक कॉम्बो है बेटा दो रिएक्शन का, पहला न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और दूसरा बेसिकली इस दोनों को कंबाइन करके हम इसको एक नाम दे देते हैं जनरली, रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या नाम हो जाएगा इसका, रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा। कुछ नहीं करना, सबसे पहले क्या होगा, ये जो न्यूक्लियोफाइल है यही जाके क्या करेगा, अटैक करेगा किस पे, इस कार्बन पे, यहाँ से ये लिविंग ग्रुप निकल जाएगा, ठीक है। तो अगेन आपको तो बेटा थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, मैं तो क्या कर रहा हूँ डायरेक्ट कॉपी पेस्ट, ये होगा, इसको घुमा दूँ थोड़ा सा, तो करना क्या है, करना कुछ नहीं है, इस OH में से ये O और ये कार्बन सल्फर, एक रिंग निकल गई ना, और क्या बची, मैंने सही बनाया ना, हाँ, ये नाइट्रोजन कुछ ऐसे है ना, यू जस्ट सी की क्या है, बस मैं बता रहा हूँ आपको। नेक्स्ट क्या है आपका, ट्राईब्यूटाइल टिन हाइड्राइड की जगह ड्यूटेरियम दिया हुआ है। तो ये क्या करेगा, रेडिकल इनिशिएट करता है और ये बॉन्ड यहाँ से क्या होगा, ब्रेक करेगा, तो यहाँ रेडिकल बनेगा और यहाँ रेडिकल बनेगा, ठीक है। और ये कैसे क्लीव करेगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये कौन से बॉन्ड को क्लीव करेगा, ये वाले बॉन्ड को क्लीव करेगा, ठीक है। यहाँ जाएगा ड्यूटेरियम, यहाँ जाएगा टिन, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, सॉरी बेंजीन नहीं है ना, वो आदत पड़ी हुई है, ये ग्रुप एसिड रहेगा, ये ग्रुप एसिड रहेगा, यहाँ CH2 क्या हो जाएगा, D हो जाएगा, ठीक है। बस इतना ही है आपका रिएक्शन। तो ये रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो ये जो है इसको हम कह सकते हैं इट्स अ मॉडरेट रिएक्शन। एक रिएक्शन इस पे आई थी आपकी OTBS, ये भी सिर्फ है ना आपके कंसेप्ट क्लैरिटी को चेक करने के लिए ही दी गई थी। क्या थी यहाँ पे, सल्फर सल्फर ये रिंग थी ना, यहाँ पे कुछ ओ जैसा था, और पूछा था कि आपको बस क्या करना था, इसमें और इसमें यही अंतर था, ये वाला बॉन्ड जो था ना वो क्या कर दिया था उन्होंने, क्लीव कर दिया था, और डबल बॉन्ड O, ये क्या है आपका डी प्रोटेक्शन के लिए यूज हुआ। अब देखिए डी प्रोटेक्शन करना है किसका, कार्बन सल्फर का, ये जो है ये कहलाता है थायो एसिटल, और ये जो आपका कहलाता है ये एसिटल कहलाता है। ऑप्शंस क्या क्या थे ऑप्शन में, एक था आपका TBAF, ठीक है, जो टेट्राब्यूटाइल अमोनियम फ्लोराइड, ये जो अमोनियम फ्लोराइड है ये किसके डी प्रोटेक्शन के लिए यूज होता है, TBS के लिए, सिलिकॉन है ना, तो फ्लोरीन की एफिनिटी सिलिकॉन से बहुत ज्यादा होती है, तो TBAF अगर यूज कर लिया तो इसको डी प्रोटेक्ट कर लेगा और एल्कोहल को एक्सपोज कर देगा, तो TBF हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। सॉरी, दूसरा जो था वो क्या था, PDH2, PDH2 भी इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर क्या है हमारे पास बेंजाइल ग्रुप है, तो बेंजाइल ग्रुप जहां भी होता है, जहां भी बेंजाइलिक कार्बन होता है, बेंजाइलिक हाइड्रोजन होता है, उसको सबसे पहले क्लीव करता है PDH2, तो वो भी नहीं कर सकते। तीसरा जो था वो क्या था, PTSA और H+, तो ये कैसा है मीडियम बेटा, ये एसिडिक मीडियम है, और एसिडिक मीडियम में ये वाला एसिटल जो है ये डिप्रोटेक्ट हो जाएगा, है ना, और यहाँ से हमको C डबल बॉन्ड मिल जाएगा, तो हम ये नहीं चाहते। चौथा है ये, तो ये इसको जनरली करने के लिए BF3 या कोई लुईस एसिड होता है, लेकिन इसमें जो दिया हुआ था वो HgClO4 का होल ट्वाइस, मतलब कोई भी एक स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड ले लो जो क्या करे, इसको ब्रेक कर दे, क्योंकि जो सल्फर होता है इसके पास लोन पेयर होता है, ये न्यूक्लियोफिलिक होता है, तो ये आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन कहाँ कोऑर्डिनेट कर सकता है, Hg2+ को, या इनफैक्ट किसी भी लुईस एसिड के साथ, और यहाँ से एक बार यहाँ पे गया तो फिर अब ये एक तरीके से सल्फर ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया तो इस पर चार्ज कैसा आ गया, पॉजिटिव, सफिशिएंट है, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा, ये वाला यहाँ होगा, ये वाला बोला ना क्लीव हो जाएगा इस तरीके से, तो ये बॉन्ड इस तरीके से डिप्रोटेक्ट होकर आपको क्या दे देगा फाइनली, कीटोन।
तो ये भी रिलेटिवली क्या है आपका इजी क्वेश्चन में ही आएगा। क्लियर। तो ये सारे क्वेश्चंस थे जो हमने डिस्कस किए, जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन थे, और जहाँ तक का डेटा, जहाँ तक के क्वेश्चंस मुझे अवेलेबल हो पाए वो मैंने डिस्कस कर लिए। एक बार इसके ऑफिशियल आंसर की आ जाएगी, हमारे पास पेपर आ जाएगा, तो फिर हम डिटेल में इसके एग्जैक्ट सोल्यूशन के साथ, बिल्कुल रेफरेंस के साथ और विथ प्रॉपर मैकेनिज्म के साथ हम एक एक क्वेश्चन को इंडिविजुअली डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो स्टे ट्यून टू आवर वेबसाइट। तो जो भी आपको डाउट्स हो आप प्लीज़ यहाँ पर पूछ सकते हैं। अगर कोई भी चीज़ में आपको डाउट है या कोई भी चीज़ आपको पूछनी है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो जितना हो सकेगा मैं कोशिश करूँगा कि आपकी क्वेरीज के, आपके कमेंट्स का आंसर दे पाऊँ। ठीक है, तो अब अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन ऑफ फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक क्वेश्चन। तो जितने मेरे पास है मैं अभी है ना कंपाइल कर ही रहा हूँ, प्रोसेसिंग चल रही है। तो वंस वी आर फाइनलाइज वी हैविंग सफिशिएंट क्वेश्चंस देन विल डिस्कस। तो मे बी शायद कल या आज इवनिंग तक तो हुआ तो मैं ये वीडियो है ना अपलोड कर दूंगा ऑफ द मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन फॉर फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक। स्टे ट्यून।